10 पर 17,520 इस समय निफ्टी और आईटीसी आज कुछ मूड में है करने के। इनफैक्ट पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर, एक बार निफ्टी एफएमसीजी लेकर आ जाइए जरा। ये देखिए आईटीसी में लास्ट के 3-4 मिनट में क्या ज़बरदस्त मूव आया और ये निफ्टी एफएमसीजी देखिए 1.3% ऊपर है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आते हैं क्योंकि जो एक मूव था अभी तक आईटीसी मेरे ख्याल से चौथे या पाँचवें नंबर पर था, शायद अब इस समय वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा और ऊपर आने की। नंबर 1 पे तो रिलायंस ही है अभी भी कंट्रीब्यूशन प्लेट में, लेकिन एक बार देखिए आईटीसी अब नंबर 2 पर आ गया। ये जो नंबर 4 पे था आईटीसी अब नंबर 2 पर आ गया। 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अब आईटीसी दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस तो कमाल कर ही रहे हैं। तो बर्जर पेंट्स का एक बार चार्ट लेकर आइए इंटरडे। बर्जर पेंट्स ने अच्छा काफ़ी अंडर परफॉर्म किया एशियन पेंट्स को, वो इस समय थोड़ा सा अब इस समय कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं मार्केट बिग वॉइसेस की, और आज हमारे साथ हैं वेलेंटिस एडवाइज़र के ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब। ज्योति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ आज। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, क्योंकि इतना ग्लोबल मार्केट में टर्बुलेंस है लेकिन हमारी मार्केट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हमारी मार्केट स्टेडीली ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। हाँ, तो अनुज आप सही कहा। यदि अपने ईयर टू डेट देखे, अपना मार्केट फ्लैटिश है एकदम। ग्लोबली सब मार्केट्स 15-1% नीचे है। तो एक तरह से इंडिया बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। मेरे ख्याल से इसके दो कारण है। एक तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी लग रही है, तो एक तरह से ग्लोबल में काफी एक्सेप्टेंस आ रहा है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाले अगले 3-4 साल में। जो हम लोग का भी मानना है वो है ना, कई बड़े बड़े दिग्गज है जो एफआई लोग हैं, हम लोग भी ये सेम चीज मानते हैं। तो ये पॉजिटिव है कि है ना, इकोनॉमी अच्छा करेगा तो वर्ल्ड में कहीं भी देखे तो एक तरह से इंडिया सेफ हेवन बन रहा है। दूसरा कारण है जो डोमेस्टिकली काफी पैसा आ रहा है रिटेल का। एक तरह से रिटेल इंडिया चालू कर दिया, तो ये मेरे को याद देता है मिड 80s का जो यूएस में 401 के चालू हुआ था। उस टाइम से रिटेल अमेरिका में काफी पैसा डालने लगा था और है ना, स्टॉक मार्केट एक तरह से सेक्युलरली वहां ग्रोथ आया था। तो एक तरह से वो भी एक अच्छा चीज है, पर अब कॉशन वही है कि थोड़ा है ना, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है इस बार। तो एक तरह से कंसोलिडेशन की दरकार है मार्केट को। कंसोलिडेशन की दरकार है मार्केट को इस समय ज्योति, लेकिन मार्केट में इशू क्या है कि कंसोलिडेशन नहीं आता, या तो सीधा 10% ऊपर या सीधा 10% नीचे मार्केट उस तरीके से मूव करता है। लेकिन एक वैल्यूएशन वाइज इस समय मार्केट कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि एक इंडियन मार्केट का जो प्रीमियम है वो ज़बरदस्त है इस समय, ऑल टाइम हाई पर है कंपेयर टू पेयर्स। लेकिन फिर वही बात है कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो शायद वो जस्टिफाइड भी है। तो कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे? हाँ, तो एक आपका वो आपने कहा कि ये ना कंसोलिडेट नहीं होता है, पर एक तरह से अपने थोड़ा लॉन्गर टर्म फ्रेम देखे तो ये पूरे साल में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ऊपर नीचे काफी जा रहा है, 10% ऊपर 10% नीचे, पर एंड में 9.5 महीने हो गए और मार्केट एक तरह से जीरो रिटर्न दे रहा है। तो इसका लार्जली कारण वही है कि ग्लोब को अपने थोड़ा एक तरह से संभालिए। तो अपने वैल्यूएशन देखे तो मार्केट हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में महंगा है, पर उससे ज्यादा महंगा क्या हो गया है कि ये इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हो गया है। एक तरह से अपने इमर्जिंग मार्केट देखे तो अपना पी प्रीमियम 100% से ज्यादा है। और ये ना, हरदम इंडिया पी प्रीमियम पे ट्रेड होता है इमर्जिंग मार्केट से, क्योंकि अपनी इकोनॉमी में आरओईज अच्छे हैं, काफी डाइवर्स सेक्टर है, पर ये एवरेज पी प्रीमियम 50% होता है, तो अभी 100% हो गया है। तो एक तरह से यही एक दिक्कत आती है कई एसेट एलोकेटर को कि इंडिया में और पैसा डालना है पर 100% प्रीमियम में थोड़ा है ना, डालने का मन नहीं होता है। तो एक तरह से ये कैचअप ट्रेड शायद बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का आ सकता है। थोड़ा रिस्क ऑन हुआ तो हो सकता है इंडिया ऊपर जाएगा, पर बाकी मार्केट्स थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाएगा और एक तरह से ये प्रीमियम थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। अच्छा ज्योतिवर्धन सर, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में मैंने आपसे जब जब बात की है, आप इस मंच पे आए हुए उन मेहमानों में से हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था बैंक्स पर। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं आपसे, एक्सिस बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे, एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग बास्केट बहुत, अगर आप देखें, वाइल्ड तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग सर, इस बार बैंक निफ्टी की धुरी पर यह बाजार यहां तक आया है, उसका कॉन्फिडेंस एक रत्ती कम नहीं हुआ। सर बैंक्स पे आपकी व्यू क्या है? कंटिन्यू टू होल्ड या फिर बुक सम प्रॉफिट्स? आपकी अप्रोच क्या रहेगी बैंक्स पर अब?
तो जैसे आपने सही कहा, हम लोग बैंक्स पे काफी पॉजिटिव रहे बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, और अभी भी पॉजिटिव है हम लोग बैंक्स पे। इसके तीन कारण है जो मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक तो हम लोग का जब बैंक्स देखते हैं तो हम लोग है ना कॉर्पोरेट बैंक और रिटेल बैंक देखते हैं। सब लोग है ना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, हम लोग के लिए कॉर्पोरेट और रिटेल बैंक है। और हम लोग का था कि रिटेल बैंक बहुत अच्छे किए लास्ट 3-4 साल में, पर अब कॉर्पोरेट बैंक की बारी आ गई है, तो कॉर्पोरेट बैंक अच्छा करेगा क्योंकि ये सब जगह बुक्स के क्लीन अप हो चुके हैं। एनपीएल प्रोविजनिंग काफी ज्यादा थे, अब यहाँ से अगले 2-3 साल में एनपीएल प्रोविजनिंग काफी कम रहेंगे। और वो थीम है ना कंटिन्यू होने वाला है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अपने को देखने को मिलेगा कि एनपीएल प्रोविजनिंग कम है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है। दूसरा है कि है ना क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो गया है। अभी अपने क्रेडिट ग्रोथ देखे तो 15.5-16% पे चल रहा है, जो बैंक्स के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि उनके टॉप लाइन पे वही ड्राइव करता है। तीसरा, अपने बैंक मार्जिन देखे तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक के मार्जिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि ना डिपॉजिट रिप्राइस होने में टाइम लगता है, लोन जल्दी से रिप्राइस हो जाते हैं। तो उसी ये तीन कारण के लिए हम लोग बैंक्स पे पॉजिटिव थे और अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है जो सबको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, एक बार जरा डॉलर रुपये लेकर आइए वापस। 82 ब्रीच करने वाले हैं अब हम इस साइड, और इस बार स्ट्रेंथ की साइड पर 8203 इस समय डॉलर रुपये का रेट है। ज्योति जी, एक ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि डॉलर रुपये की बात हो रही है, लेकिन इन जनरल आईटी पर अब क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रीट डिवाइडेड है कि जितनी करेक्शन होनी थी वो हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, और क्या वैल्यूएशन में अभी भी और गिरावट आनी चाहिए यहाँ से। आप सिलेक्टिवली बाय कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स इस समय, या इसको अवॉइड कर रहे हैं? तो अनुज जी, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग का ना लास्ट 6-8 महीना से यही थीम था कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, क्योंकि दिक्कत ज्यादा है ना यूएस में है, यूरोप में है। यूएस में मेरा मानना है कि एक माइल्ड रिसेशन अगले साल आ ही जाएगा। यूरोप में माइल्ड नहीं, काफी सीवियर रिसेशन हो सकता है। तो जितने भी ग्लोबल चीज है जहाँ पे ना एस्टिमेट करना कितना इम्पैक्ट आएगा इंडियन कंपनीज को एकदम मुश्किल होता है। अपने थोड़ा है ना कंजर्वेटिव रहते हैं और इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग आईटी और कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है उसको अवॉइड करके जो ज्यादा डोमेस्टिक ओरिएंटेड है उसको कर रहे हैं। तो अभी सॉफ्टवेयर पे दो चीजें, एक तो अंडर परफॉर्म कर चुका है तो उस हिसाब से थोड़ा है ना वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, पर अभी भी मेरे हिसाब से अर्निंग्स अनसर्टेनिटी काफी है, तो कोई जल्दी नहीं है इसको खरीदने की। दूसरे, कई बार लोग जिक्र करते हैं कि रूपी वीकेंड हो गया तो सॉफ्टवेयर अच्छा करेगा। जो है ना शॉर्ट टर्म में होता है वो एक है कि एक क्वार्टर में है ना रुपी का इम्पैक्ट आ जाता है अर्निंग में, पर अपने लॉन्गर टर्म देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पास ऑन हो जाता है। जैसे अपने देखे पिछले 7-8 साल 10 साल में रुपी है ना डबल हो गया, 40 का 80 हो गया, पर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी इसके मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ा। मार्जिन तो सब जगह श्रिंक हो गए पिछले 10 साल में। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर हम लोग है ना ज्यादा खरीदे नहीं है, हम लोग अंडरवेट ही है। और सर, अभी आप लोग ऑटो में क्या कर रहे हैं? ऑटो में हम देख रहे हैं कि वो कंपनियां जिन्होंने ईवी पे काम किया और ईवी पे लीडरशिप ली, आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टीवीएस मोटर्स, आज ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। M&M अब थोड़ा साइडवेज हो गया है, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। मारुति वहीं पर ही है। टू व्हीलर स्पेस में एक मूव आया है। अब आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर इस वक्त? अब तो ऑटो पे हम लोग पॉजिटिव है। ऑटो पे हम लोग का ज्यादा वेट है सीवी साइकिल के कंपनीज पे, ओईएम्स हो जाए, ऑटो एंसिलरी हो। और क्योंकि सीवी साइकिल अभी चलना चालू हुआ है तो 2-3 साल का वहाँ पे तेजी है, तो इसलिए सीवी साइकिल पे हम लोग पॉजिटिव है काफी। वहाँ पे कई कंपनीज हम लोग के पास है। ऑटो एंसिलरीज में दूसरा हम लोग का है कंपनी जो है ना पैसेंजर व्हीकल को सप्लाई करता है, पर जहाँ पे एक्सपोर्ट कंपोनेंट कम है, तो हम लोग वही ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट कंपोनेंट है उसको एक बार अवॉइड कर रहे हैं। ऑटो पे अगर आप देखें, आपने ये ज्योति सर का व्यू सुना। अब एक एक करके देखिए, हमने सारी कड़ी पकड़ी। अभी हमने आईटी की बात करी, बैंक्स की बात करी, ऑटो की बात करी, और एक और स्पेस सर जिस पर शायद थोड़ा सा आपका व्यू चाहूँगा। एक बड़ी M&A एक्टिविटी के थ्रू अगर आप देखें, एक फेज़ के थ्रू ये पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस गुजरा। उसके बाद बहुत सारे जो वीक पॉकेट्स हैं वो सेल के लिए खड़े हो जाएं, इस बात की बात हो रही थी। M&A एक्टिविटीज़ और बढ़ें। उसके बीच में अगर आप देखें कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस, और सर डिमांड को देखते हुए अभी एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई स्पेस 2 साल में भी उतना मूव नहीं देता जितना कि 3 महीने में दे जाता है।
सीमेंट में यही हुआ, 3 महीने में वो मुंह मिल गया। सो एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए अब आपको सीमेंट में? अभी भी कंटिन्यू अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें, क्या अप्रोच रखनी चाहिए अब सीमेंट में? तो हम लोग सीमेंट पे पॉजिटिव हैं। इसके दो कारण है। एक तो जो शॉर्ट टर्म कारण है, पिछले 1 साल में इनपुट कॉस्ट प्राइसेस काफी बढ़े थे, तो इसके कारण कॉस्ट पर बैग काफी बढ़ गए थे। तो अपने देखें तो एबिटा पर टन सब सीमेंट कंपनी के ऐसे नीचे है या ना फ्लैटिश है 1 साल में। वो अब चेंज हो रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर कम हो रहा है, तो इसके कारण एबिटा पर टन बढ़ जाएगा। दूसरा है कि डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है, तो अब मॉनसून खत्म हो गया तो अगले 6-8 महीने में डिमांड पिकअप होएगा और उसके कारण प्राइसिंग पावर मिलेगा। लास्ट 1 साल में प्राइसिंग एक तरह से फ्लैटिश ही रहा है, पर हम लोग का अनुमान है अगले 6-8 महीने में 1 साल में प्राइसिंग में अच्छी बढ़त मिलेगी। तो ये दो शॉर्ट टर्म कारण है। और एक ये जो लॉन्गर टर्म कारण है वो है कंसोलिडेशन इन द सेक्टर। तो सेक्टर जब कंसोलिडेट हो जाएगा, है ना, बड़े प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, 3-4 बड़े प्लेयर हो जाएंगे, तो एक तरह से सेक्युलरली प्राइसिंग पावर उनको मिलेगा। और वो है ना, फिर कोई भी सेक्टर अपने देखे जहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाता है, वो सेक्टर में काफी प्राइसिंग पावर आ जाता है, मार्जिन स्टेबल हो जाता है, और ये सीमेंट में देखने को मिल रहा है अभी। और हम लोग का अनुमान है कि ये कंसोलिडेशन फिर अगला 2 साल चलते रहेगा। 2 साल पॉजिटिव रहेगा सीमेंट में। 17,507 निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब करीब 355 पॉइंट ऊपर रहा। तो ज्योति जी, फिर ब्रॉडर मार्केट में आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इस समय? मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है और कई लोग मान रहे हैं कि ये तेज़ी शायद कंटिन्यू रहेगी। तो कोई खास थीम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई की हो? तो हाँ, हम लोग का स्मॉल कैप फंड तो हम लोग का लार्जर फंड है, एक तरह से काफी अच्छा किया मार्केट में। तो उसमें हम लोग का 2-3 थीम है। एक तो ये स्मॉल फाइनेंशियल्स और बैंक जो अपने जिक्र किए थे वो ले रहे, दूसरा है ऑटो एंसिलरी जिसका जिक्र कर चुके हैं। तीसरा चीज हम लोग जो देख रहे हैं वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेनिफिशियरीज एक तरह से। तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफी अच्छा है कैपेक्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कई उसके बेनिफिशियरीज है जो हम लोग के पास है, तरह से पाइप्स है, जो स्टील पाइप्स है, वाटर के लिए भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ले रहे हैं। और एक चौथा चीज जो ले रहे हैं हम लोग, जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है, कि जो जो कंपनीज को बड़ा इम्पैक्ट आया था इनपुट कॉस्ट प्रेशर से, जैसे सीमेंट एक चीज है, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल में सब है, चाहे वो वायर एंड केबल हो, चाहे टाइल्स की कंपनीज हो। इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत बढ़ गया था लास्ट 6-8 महीने में, उसके कारण मार्जिन नीचे हो गया था। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इनपुट कॉस्ट प्रेशर ईज होएगा, तो अगले 6 महीना में मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये हम लोग है ना खरीद रहे हैं, हो सकता है थोड़ा जल्दी खरीद रहे हैं, पर हम लोग का स्टाइल ही वो रहता है कि हम लोग टिपिकली 1-2 क्वार्टर जल्दी खरीद के फिर बैठ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो वो एक और सेक्टर और थीम है जो है ना निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा सर, रेट सेंसिटिव्स की ही बात करें। देखिए, आपने एनबीएफसीज की बात कर दी, आपने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की बात करी, आपने बैंक्स की बात करी। अब आते हैं रियल स्टेट पे सर। और आई थिंक आज से अगर मैं 8 महीने या 9 महीने पहले जाऊं, उस वक्त इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई थी, बट स्टिल आई मीन डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, तो स्टॉक्स चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बट अब सर यकीन मानिए, ये पिछले 6 महीने में का जो रेट रिवर्सल है और ईएमआईज में इतनी जल्दी तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली मेरे ख्याल से कम ही बार देखी होगी हमने, इतने छोटे अंतराल में। स्टॉक्स में अगर आप देखें, डैमेज भी है, प्राइस डैमेज भी है, स्पेशली जो प्रीमियम कैटेगरी की कंपनियां थी वहां पे प्राइस डैमेज काफी हुआ है। आप क्या व्यू रखते हैं सर रियल स्टेट पे इस वक्त? तो हम लोग रियल एस्टेट पर पॉजिटिव है, पर हम लोग रियल एस्टेट स्टॉक्स नहीं रहे डायरेक्टली। हम लोग ये ना, जो एक तरह से मैं बोलता है एंसिलरी रियल एस्टेट है, उसको खरीद रहे हैं। तो एक तो जैसे केबल कंपनीज खरीद रहे हैं, तो जैसे जैसे डिमांड रियल एस्टेट का पिकअप होता है, केबल का डिमांड पिकअप हो जाता है। दूसरा है ये टाइल कंपनीज, उसमें भी वो सेम ही है ना, थीम प्ले आउट होता है कि रियल एस्टेट का डिमांड पिकअप हो रहा है तो टाइल्स का डिमांड पिकअप हो रहा है। और इसका कारण है रियल एस्टेट डायरेक्ट नहीं खरीद के ना, या एंसिलरी खरीदने का, क्योंकि हम लोग का काफी फोकस दो चीज पे रहता है। एक तो डेट लेवल कंपनी का कैसा है, और दूसरा आरओई आरओसी प्रोफाइल कैसा है। तो इसमें रियल एस्टेट कंपनीज एक तरह से कंसिस्टेंटली बैठते नहीं है, पर ये जो रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज है वो है ना, वो थीम में फिट हो जाते हैं। तो एक तरह से हम लोग को वो क्वालिटी कंपनीज चाहिए जो उनके एंसिलरी में मिल जाते हैं, वो सेम थीम एक तरह से प्ले आउट हो जाता है।
ओके, इस समय 17,506 निफ्टी और एक का स्टॉक हनीवेल ऑटोमेशन। एक बार जरा हनीवेल का चार्ट लेकर आइए। इंट्राडे में काफ़ी तेज़ इस समय तेज़ी इसमें स्टॉक में एकदम से मूव हनीवेल ऑटोमेशन में। ये एफ का स्टॉक है और नॉर्मली इतना इसमें हम इसकी बात नहीं करते क्योंकि 39,000 का स्टॉक है, लेकिन अच्छा खासा मूव इस समय इस स्टॉक में आ रहा है। तो बात हो गई रियल एस्टेट की, बात हो गई एंसिलरी प्लेस की। एक लास्ट सवाल जो मेरी तरफ से उठता है ज्योति, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस अवतार में काफ़ी एफआईएस के साथ डील किया है, आप इस समय फंड फ्लो सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये पूरी की पूरी मार्केट रैली जो है पूरी की पूरी डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। एफआईएस हर लेवल पर सेल कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर एक महीने का जो फेज आया था जिसमें थोड़ी बाइंग आई थी। हर लेवल पर सेलिंग आ रही है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं कर रहा है क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है। हाँ, तो वो आपने सही कहा। तो यदि अपने देखे तो एक तरह से एफआईएस पिछले 1 साल में करीब $30 बिलियन का सेलिंग कर दिया है। एक तरह से देखे तो जो एफआईएस सेलिंग एज परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप है वो 2007-8 की तरह बहुत सिमिलर है। वही 0.5-0.6% ऑफ मार्केट कैप सेलिंग कर दिया है। पर उस समय बाजार है ना 50% घट गया था। अभी बाजार एक तरह से फ्लैटिश है क्योंकि रिटेल इंडिया ले रहा है। तो मेरे ख्याल से जो एफआई का सेलिंग है इसके दो कंपोनेंट है। एक तो है कि इमर्जिंग मार्केट इन जनरल को सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और जब तक ये डॉलर इंडेक्स पीक नहीं होता है ये एक फिनोमेना कंटिन्यू करेगा। तो ये होप यही है कि एट सम पॉइंट ये डॉलर इंडेक्स पीक हो जाता है, डॉलर थोड़ा वीकेंड होने लग जाता है, तो इमर्जिंग मार्केट को फ्लो फिर पॉजिटिव आने लगेगा और फिर इंडिया में भी पॉजिटिव फ्लोज आ जाएंगे। मेरा अनुमान है होपफुली अगला 6-8 हफ्ते में ऐसे हो सकता है डॉलर इंडेक्स पीक हो सकता है क्योंकि फेड थोड़ा नरमी दिखाए इंटरेस्ट रेट हाइक में। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कि सबको इंडिया अच्छा लगता है पर सब लोग इंडिया पे ऑलरेडी ओवरवेट है। इंडिया का वेट है ना सब इंडाइसिस में काफी बढ़ गया है। तो एक तरह से इंडिया फोर्थ होता था, चाइना, ताइवान, कोरिया के पीछे इंडिया आता था। वह ना इंडिया सेकंड हो गया है और है ना चाइना के पास आ गया। पर ऑलरेडी सब लोग इंडिया से एवरेज में करीब 20% ओवरवेट ऑलरेडी है। तो उसी हिसाब से अब इंक्रीमेंटल फ्लो आएगा यदि उनके पास इंक्रीमेंटल पैसा आएगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरवेट बैठे हैं। और जब ये फ्लो चेंज हो जाएगा इमर्जिंग मार्केट का तब इंडिया में पॉजिटिव फ्लोज आएंगे। होपफुली आशा है कि अगले साल ऐसे होना चालू हो जाएगा। चलिए ज्योति जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की हमारे हमारे साथ। तो शुक्रिया। बैंकिंग में पॉजिटिव हैं, आईटी अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। बेसिकली थीम है इनकी बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, और इसीलिए ये सारी की सारी थीम्स रियल एस्टेट, एंसिलरी, सीमेंट, इन सब पर भी काफ़ी बुलिश हैं ज्योति जी। एक बार जरा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद एक फाइनल